हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आ गई आपकी मधु आपके सामने एक बार फिर से नए क्वेश्चन पेपर के साथ में, यानी कि प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने ए बी और सी मॉडल पेपर लगा चुके हैं और अब तो आपको आदत हो गई होगी प्रैक्टिस करते करते हर एक चीज़ को परफेक्शन के साथ करने की। तो हम फिर से आपके सामने एक सेट नंबर डी फॉर द क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं बच्चों, और आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो गया होगा कि हाँ अब हम यहाँ पर आगे भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी पेपर को हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे हम पेपर में छोटे छोटे मार्क्स हम कैसे बहुत बड़े कर सकते हैं, कम थोड़े थोड़े से एक दो नंबर से हम अपना जो परसेंटेज लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख चुके हैं आप, और आपको अब तो मज़ा भी आने लगा होगा। तो दोस्तों हम बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता आप सब वैसे ही इंतजार करते हैं मधुबन का, जैसे कि मैं हर कुछ नई चीज़ देखने के लिए तैयार रहती हूँ, ऐसा आप मेरा इंतजार करते रहते हैं। तो देखिए, अब आपको मुझे पेपर का जो सीक्वेंस है वो बताने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी चलो फिर भी देख लेते हैं। पेपर 4 भागों में आता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। ए सेक्शन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, बी सेक्शन में आपका राइटिंग स्किल होती है, सी में आपका ग्रामर पोर्शन होता है, डी में आपका अपना टेक्स्ट होता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है। आपकी टोटल मार्किंग 75 मार्क्स की होती है, टाइमिंग आपकी 3 आवर्स की होती है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स हैव फन टुगेदर विद द प्रैक्टिस सेशन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन योर फोन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमेशा की तरह हमें क्या करना है, मैं आपके सामने पेपर को पैसेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको पैसेज का अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन सामने आपके रहेंगे, आंसर आप टिक करेंगे और मेरे साथ आंसर को मिलाते जाएंगे। कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं ये भी मुझे बताते जाएंगे, आप कितना, क्योंकि अब पता चलना चाहिए हम कितने गहरे पानी में और हमें कितनी और ज़रूरत है आगे मेहनत करने की। तो देखते जाए और समझते जाए। जैसे कि पहला पैसेज आपका, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन है कि रोकथाम, इज़ बेटर बेहतर है किससे, क्योर से। क्या हम इलाज की कंडीशन पे ना पहुंचे उससे पहले हम किसी भी बीमारी की क्या कर लें, उसका रोकथाम कर लें। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट रीड ऑफ द मस्कीटोज विच कॉज इट, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो मलेरिया है आप किसकी वजह से होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका मलेरिया जो होता है वो होता है मॉस्किटोज की वजह से, मच्छर की वजह से। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उन मॉस्किटोज से ही छुटकारा पा लेना चाहिए, यानी मॉस्किटो को खत्म कर लीजिए आप, मलेरिया से गेट रीड ऑफ का मतलब उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड। तो हम क्या कहते हैं, मलेरिया वहाँ पर होता है जहाँ पर मार्शी लैंड यानी दलदल यानी गीला वाला एरिया होता है, जहाँ डैम्प होते हैं, जहाँ पर मार्शी लैंड्स होते हैं, यहाँ पे दलदल होते हैं, गीला नमी वाला स्थान होता है वहाँ पर। दिस इज नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज द स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो जो डैम्प लैंड है या मार्शी लैंड है उसकी वजह से वहाँ पर मलेरिया हो रहा है, बल्कि क्या होता है वहाँ पर जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट मीन्स जो ठहरा हुआ पानी होता है जिसमें बहाव नहीं होता है, एक जगह जब बैठा होता है पानी, उस पानी पर क्या होता है ब्रीडिंग प्लेस होता है। वहाँ पे क्या होता है, मच्छर जो होते हैं ना बहुत सारा लावा छोड़ देते हैं और अपने वहाँ पे बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो पानी वहाँ का जो डैम्प और मार्शी लैंड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, मॉस्किटो, कि उस एरिया में मॉस्किटो की पैदावार हो जाती है। विच बिगिंस इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर, यानी कि उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, जो पानी के अंदर वो लार्वा छोड़ देते हैं उससे वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ वहाँ से शुरू हो जाती है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन द वाटर, जो मलेरिया होता है वो पानी के अंदर नहीं होता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, और ना ही मलेरिया वहाँ होता है जहाँ पर सूखा होता है, बिकॉज मॉस्किटो इज टू देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो ठहरे हुए पानी होते हैं वहाँ पर मॉस्किटोज की पैदा हो जाते हैं, इस वजह से। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल एंड बाय keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्यों होता है, गीली नमी वाली जगह पर होता है वहाँ पर क्या होता है, मच्छर अपने लार्वा वगैरह छोड़ देते हैं तो मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉन्ड्स और पूल होते हैं उन्हें हमें कवर करके रखना चाहिए। कवर करके हम ढक के तो रखेंगे नहीं, उसे कवर करना है हमें, केरोसिन डाल दो, केरोसिन पानी में घुलता नहीं, आपको पता है ऊपर तैर जाता है, तो केरोसिन की लेयर उस पानी के ऊपर डाल दी जाए, जिससे विच बाय डिप्राइविंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स
देव, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये लार्वा है ना, इसको डिप्राइविंग हो जाएगा। यहाँ पानी से वो संपर्क में, पानी का जो संपर्क, पानी के अंदर जो लार्वा है वो एयर के साथ में क्या होगा, संपर्क में नहीं आएगा, जिससे कि उसमें जान नहीं आएगी और वो मच्छर नहीं बन पाएगा और वहीं के वहीं मर जाएगा, लार्वा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच इज बेटर देन क्योर, क्योर से बेटर क्या है, फर्स्ट लाइन में ये आंसर मिला हुआ है इसका, देख लेंगे आप, टिक लगाते जाए। सेकंड है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, हम मलेरिया के लिए क्या बोलते हैं, इन द मार्शी लैंड, रनिंग वाटर, डैम्प प्लेस, बोथ ए एंड सी, या तो मार्शी लैंड में या रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में, या फिर डैम्प प्लेस के अंदर कहाँ पर होता है मलेरिया, वो बताना है आपको। व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज का जहाँ पर पैदा होते हैं, जो जन्म होता है मच्छरों का, वो कहाँ पर होता है, रनिंग वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। अगर दोनों सही है तो दोनों में आप बोथ कर देंगे, और अगर एक नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई सा भी सही नहीं, दोनों में से तो आप नन ऑफ दिस लगा देंगे। वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड नहीं होते, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, बोथ ए एंड सी, बताएंगे आप। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, हम मॉस्किटोज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है ना, बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, बाय ड्रेनिंग ऑफ पॉन्ड्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। आप सबने टिक कर लिए। चलिए हम इसके आंसर शीट देख लेते हैं जल्दी से। सभी तैयार है आंसर शीट देखने के लिए? ठीक है, तो हम इसके आंसर शीट देखते हैं। देखिए, तो सेक्शन आपका था ए, इसके अंदर हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। आप देखते जाइए मेरे साथ। पहले में किसने, विच इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फर्स्ट लाइन में मैंने कहा था ना इसका आंसर है, देखिए कहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यहाँ पर है या नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन में हमारे पास प्रिवेंशन, दैट मीन्स प्रिवेंशन इज राइट आंसर, और जिसका भी राइट है उसको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल चुका है। सेकंड है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, हम मलेरिया को किससे एसोसिएट करते हैं, मार्शी लैंड से एंड डैम्प प्लेस से। हमने यहाँ देखो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड, दोनों है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी है, जिसका भी एक 1 मार्क्स उसको वहाँ मिल चुका है। व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज कहाँ पर पैदा होते हैं, यस बिल्कुल स्टेगनेंट वाटर पर, जब पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट, वेयर कैन मॉस्किटोज नॉट ब्रीड, कहाँ पर मॉस्किटोज पैदा नहीं होते, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, ऐसा जी बिल्कुल। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर सारे आंसर देख लिए आपने, और उम्मीद है मुझे आप सभी के 5 आउट ऑफ 5 आपने यहाँ पर अचीव किए होंगे, और जिसके 5 आउट ऑफ 5 आपको पास फर्स्ट पैसेज में मिले, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और देखिए नेक्स्ट पैसेज पे हम चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर शीट पर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आंसर शीट पर भी मेरे पैसेज आपके लिए ही लगा रखे हैं, तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसे ताकि आपको ईजी रहे। देखिए सेकंड पैराग्राफ हमारे पास क्या है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को, तो वो डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ रहे हैं। डिसलेक्सिया इज perceptual disorder often occurring in person of normal or even above average intelligence। ये जो डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी है ना, वो ऐसे व्यक्ति को होती है जिसका जो दिमाग होता है ना, या तो वो बिल्कुल नॉर्मल है ना, नॉर्मल है थोड़ा सा, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो, तो ऐसी एवरेज इंटेलिजेंट है, इतना मतलब एक्सीलेंट नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस एवरेज वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड उसका कम डेवलपिंग मान सकते हैं आप। द रीडर इज अनेबल टू परसीव करेक्टली व्हाट इज ऑन अ पेज, यानी पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो इंसान समझ नहीं पाता है क्या लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है वो वर्ड्स को देखकर। पी जैसे पी और क्यू अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर उसका डायरेक्शन उसको प्रॉब्लम दे देता है, उसका माइंड उसको कैच नहीं कर पाता है। लेटर्स एंड नंबर्स ऑफन अपीयर्स रिवर्स्ड, ये जो लेटर और नंबर होते हैं ना उसको उल्टे दिखते हैं, जैसे बी है, बी का डायरेक्शन कैसा है ना, बी को डी पड़ेगा, डी को भी पड़ेगा, तो वहाँ पर कंफ्यूजन होता है। सिम्स टू बी डी क्वाइट इज क्वाइट एंड फ्रॉम इज फॉर्म, यानी यहाँ पे वो क्वाइट को क्वाइट पड़ेगा और फ्रॉम को फॉर्म पड़ा, तो यहाँ पर उसको कन्फ्यूजन है, आगे पीछे वर्ड हो रहा है ना, तो उससे कन्फ्यूजन होता है उसको। तो ये आपकी जो पढ़ने की जो पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पढ़ने की जो आपकी जो क्षमता होती है ना, वो थोड़ी सी वीक होती है इसके अंदर, किसके अंदर, डिसलेक्सिया के अंदर। द रीडर टेंड्स टू लीव आउट लेटर और वर्ड और इंसर्ट वर्ड्स और लेटर दैट आर नॉट देयर, यहाँ पे जो क्या होता है ना,
आपका जो ये जो डिसलेक्सिया वाला पेशेंट होता है ना यहाँ पे, वो क्या उसको क्या करता है कि जो भी चीज़ें होती है जैसे कि लेटर को या तो वो खुद ही इंसर्ट कर देता है अपनी मर्जी से ही, कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर देता है वो। वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी कन्फ्यूज, और जो वोवल साउंड होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, उसके अंदर उसको कन्फ्यूजन होता है। मैनी डिसलेक्सिक्स आर लेफ्ट हैंडेड, और जो बहुत सारे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और एबल टू राइट विथ ईदर हैंड, या तो वो लेफ्ट हैंडी होंगे या फिर दोनों हाथों से लिख सकते हैं, मतलब उसमें कुछ अलग से होता है वो। दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट, और हालांकि उसको लेफ्ट और राइट में वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, अगर उनसे कोई लेफ्ट में जाओ तो राइट में मुड़ सकते हैं, वहाँ पर उसमें कन्फ्यूजन होता है। लर्निंग टू स्पीक में आल्सो बी डिलेड बियॉन्ड इन्फेंसी, और वहाँ पर जो बोलने की उनकी जो लर्निंग बोलना जो सीखते हैं ना वो बचपन में ही, इन्फेंसी मीन्स जो आपकी शिशु अवस्था होती है वो इन्फेंसी। तो जो बोलने की जो अवस्था ना वो बचपन में वो काफ़ी लेट सीखते हैं, बोलना बहुत से बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत से बहुत लेट सीखते हैं, तो उनमें डिसलेक्सिया की बीमारी लक्षण होते हैं। द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड, और ये जो कंडीशन है ना तो इनहेरिटेड होती है, वंशानुगत होती है। इट में परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, और ये कब तक होती है जबकि एडल्टहुड वो वयस्क हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, जब तक कि however with early recognition and specialized approaches to teaching reading most dyslexics can learn to read। तो यहाँ पर जब उनकी ये जब टीचर को ये चीज़ें समझ में आ जाती है ना कि ये बच्चा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसकी कम है, तो ऐसी कंडीशन में उनको स्पेशली एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए तो वो इससे ओवरकम हो जाते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लेटेंट डिसलेक्सिया में बी एग्रेवेटेड बाय द वे रीडिंग इज टॉट। कुछ जो होते हैं ना रिसर्चर जो होते हैं वो हर सब प्रकार की जो बीमारी, जैसे अभी मान लो मैं स्टैमरिंग कर ली हूँ बोलते बोलते, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम है ना, तो ये जो रिसर्चर होते हैं ना ये चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने बताया कि अगर डिसलेक्सिया का आपने समझ में नहीं आया किसी टीचर को, तो ये कब और ज़्यादा बिगड़ जाता है, एग्रेवेटेड, मतलब वो स्थिति जो कंडीशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाती है, जब ये जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है ना उसको प्रॉपरली नहीं सिखा पाता, उसका जो तरीका होता है अगर वो गलत है तो ये तो उसके लिए और घातक बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। द मॉडर्न हॉल वर्ड और लुक एंड से मेथड सीम्स टू बी मोर ऑफ अ हिंड्रेंस ऑफ टू लर्निंग फॉर डिसलेक्सिक देन इट इज़ फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी जो बाधा है ना, जो पढ़ाने का तरीका है ना वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस में आपके रुकावट है, बाधा है, सबसे बड़ा यहाँ पर ब्रेकर है कि वो जो ऐसे व्यक्ति को है ना वो साधारण व्यक्ति तो समझ जाता है हर एक चीज़, लेकिन जो डिसलेक्सिक्स होते हैं ना उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉमन पढ़ाते हैं सबको, सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि किस बच्चे को क्या चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या उसका कन्फ्यूजन कहाँ है, तो उनके लिए थोड़ी सी एक स्पेशल उनको स्टडी की आवश्यकता होती है। द phonetic method of teaching students to learn letter and sound them out of efforts to achieve better reading result। तो यहाँ पर जो कहा है जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं, जो आपके बच्चे को पढ़ा था स्टार्टिंग फोनेटिक से स्टार्ट करते ना, तो जो फोनेटिक मेथड्स होता है अगर उसको सही तरीके से उनको समझा दिया जाए बचपन से ही, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे बहुत अच्छे से रिजल्ट उनके सामने आ जाएंगे। The problem of words that can be sounded out such as rough, laugh or through is not solved by phonetics, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है कि सच नहीं हो सकता, लेकिन रियल में नॉट सोल्ड बाय फोनेटिक्स, कि ये फोनेटिक्स के द्वारा कैसे सही होगा ये सब कुछ। दिस वर्ड मस्ट सिंपली बी मेमोराइज्ड, लेकिन ये फोनेटिक्स साउंड जो होते हैं ना बस बहुत सिंपली तरीके से आपने ABCD अल्फ़ाबेट ए बी, तो इनके साउंड सबको अभी भी पता है, तो ये बोल रहा है लेकिन ये चीज़ें अगर बचपन से हमने पढ़े तो हमें आज भी ये याद है। इस वजह से अगर फोनेटिक्स पर ही उनके ऊपर काम कर लिया जाए तो ये हमेशा हमको मेमोराइज्ड रहेगा कि नहीं हमें इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। However, for children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents or teachers to recognize the condition। लेकिन यह क्या होता है जब पेरेंट्स और टीचर्स कंडीशन को नहीं समझ पाते तब जाके ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दिस कैन ईजिली लेड टू इमोशनल प्रॉब्लम डिसलेक्सिक चिल्ड्रन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेलियर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट्स। लेकिन ये चीज़ जो चिल्ड्रन को कभी समझ में वो नहीं समझ सकता ये चीज़ कि वो दूसरे क्लासमेट्स जो उसके खुद के क्लासमेट्स से उससे अलग क्यों है, लेकिन ये प्रॉब्लम किसके लिए, ये प्रॉब्लम समझ रहा है कि टीचर समझ सकता है या पेरेंट्स समझ सकता है, लेकिन उस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर हमने इस बीमारी के बारे में पढ़ा है डिसलेक्सिया के लिए, और जिसको डिसलेक्सिया होता है उसे डिसलेक्सिक कहा जाता है, और यहाँ पर टीचर किस प्रकार से हेल्पफुल है ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब हम इसको इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ चुके हैं। आंसर नहीं देखते डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर तो आप टिक लगाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इन डिसलेक्सिया लेटर एंड फिगर्स ऑफन अपीयर। कैसे लगते हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझा है।
ब्लर्ड लगते हैं, ब्लर्ड मीन्स धुंधले से लगते हैं, रिवर्स लगते हैं, उल्टे लगते हैं, इन्वर्टेड लगते हैं, या फिर क्लस्टर्ड लगते हैं, गुच्छे में क्लस्टर्ड। मतलब पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन क्यों फोर साइटेड, शॉर्ट फार साइटेड यानी उनकी दूरदर्शी दोष होता है, शॉर्ट साइटेड यानी उसको पास में नहीं दिखता, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड होती है, इधर हैंड होते हैं। डिसलेक्सिया में लास्ट टिल चाइल्डहुड, परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, to not be noticed during infancy and when one goes to school। इन चारों में से कब हो सकता है ये? Which of these is similar meaning the worst? persist का मतलब क्या है? stop, give up में त्याग देना, stop में रुक जाना, continue में जारी रखना, close में बंद कर देना। persist का मतलब मैं आपको बता चुकी थी पहले, या नहीं बताया तो समझ लेंगे आप persist को। persist का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति मैं अगर कहूँ कि नहीं तुझे ये काम नहीं आता है, तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने अगर ये सोच मैं तुमसे तुम्हारे अगर मैं कहूँ नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आप नहीं अचीव कर सकते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? चाहे मैं कुछ भी कहूँगी आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप उसके अगेंस्ट कंटिन्यू अपनी जो तरीका है पढ़ने का उसको रखोगे। तो किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना एक तरह से उसे परसिस्ट कहा जाता है। ठीक है। द प्रॉब्लम, जिद्दी कह सकते हैं, स्टबर्न कह सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शंस कैन बी कंपाउंड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड to correct the child at infancy, to recognize the condition, to provide treatment, to understand the child। उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन पर आंसर पर टिक लगा लिया होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर ठीक है। फर्स्ट का है रिवर्स्ड, जिसने रिवर्स्ड किया उसको सही है, जिसने रिवर्स्ड किया उसका सही है बिल्कुल। यहाँ पर लेटर्स क्या होते हैं? रिवर्स दिखते हैं कि बी का डी दिख रहा है, फॉर्म का फ्रॉम दिख रहा है, देखा था ना हमने। पी अगर ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स दिखते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन लेफ्ट हैंडेड होते हैं या इधर हैंडेड होते हैं। डायलेक्सिया में लास्ट टिल चाइल्डहुड या परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। कहा था परसिस्ट इनटू एडल्टहुड तक ये रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट। परसिस्ट में आपको समझा चुकी थी, परसिस्ट का मतलब टू बी कंटिन्यू रखना किसी भी चीज़ को। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। उम्मीद है आप सभी ने इसमें पूरे में से पूरे नंबर अचीव किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। यानी कि आपका रीडिंग सेक्शन, अब आपको पता है कि यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ 2 पैसे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जी बिल्कुल आपका है अब यहाँ पर नोट मेकिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब नोट मेकिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कोई हेल्प की नहीं जरूरत है, आप खुद कर लेंगे नोट मेकिंग। मैंने 3 या 4 प्रैक्टिस सेट में आपको इतने अच्छे से समझा दिया कि अब नोट मेकिंग के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको थोड़े से पॉइंट्स निकालने हैं वहाँ पर और आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ओके, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बस एनर्जी शो कीजिए कि एनर्जी लेवल अपना हाई रखिए, बिल्कुल आलस नहीं करना है। ठंड है तो रजे में घुसकर फ़ोन देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, बाहर निकल जाओ, अपना एनर्जी लेवल हाई रखो और बिल्कुल मेरे साथ साथ इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान मेरा भी रखो नहीं। और कल भी मैंने एक बात कही थी ना, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, हमेशा अच्छा ही करते रहो, उसको शेयर करते जाओ। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी गांव में रहते हैं जिसके पास प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलता है उन्हें तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ मिल जाती है, तो उसके लिए वो आपको हमेशा दिल से धन्यवाद देगा और ये अच्छा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे काम जरूर आएगी। मेरी बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों लाइफ में कुछ काम आए ना आए लेकिन आपके द्वारा किया गया कर्म आपके हमेशा काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सूटेबल टाइटल। यहाँ पर हमें पैसेज को पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि पैसेज पढ़ना है और साथ में क्या करना है, उसको टाइटल देना है और मेक नोट्स करना है। तो देखिए पढ़ते हैं हम, फेट ओमेगा, फेट कम्स इन 2 टाइप्स। हमें कि बॉडी में फेट कितने टाइप से होता है? ओमेगा 3। यानी देखो यहीं पर ही पॉइंट मिल चुका है ना हमें कि यहाँ पर फेट के बारे में बात हो रही है और फेट 2 टाइप से मिलता है, ओमेगा 3 के द्वारा। किसके द्वारा? ओमेगा 3 के द्वारा। जो ये ओमेगा होता है ना आपको सी फूड से मिलता है ओमेगा, विच इज फाउंड इन मैरिन। देखिए मैरिन लाइफ में यानी कि जो समुद्री जीव लाइफ होती है वहां से ओमेगा 3 मिलता है। एंड ओमेगा 6 विच इज कंसंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल। जो ओमेगा 6 है ना वो आपको वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। वेजिटेबल ऑयल के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो में पैसेज पढ़ चुके हैं वेजिटेबल ऑयल के बारे में। अब यहाँ पर बता रहे हैं ओमेगा जो होता है फैट होता है एक तरीके का, ये फैट ओमेगा 3 से आपको मैरिन लाइफ से मिलता है, जबकि ओमेगा 6 आपको कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल से। देखो यहीं पर ही मिल गया ना आपको 2 टाइप्स से, यहाँ पर यही पॉइंट मिल गया आपको। नेक्स्ट द फर्स्ट इज गुड, द अदर इज प्लांट वाटर। ये पहला जो ओमेगा 3 है वो तो अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन जो दूसरे नंबर का है आपका ओमेगा 6 ये पूरी तरीके से सड़ा गला है और हमें अच्छे से पता है कि सड़ी हुई चीज़ें में ज़्यादा अच्छी लगती है और यही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज प्रेफरेबली
सी फिश, यहाँ पे ओमेगा 3 जो है ना वो उसका मेन सोर्स क्या है, वहाँ पर वो सी फिश से मिलता है, जो समुद्र की मछलियाँ होती है उससे मिलता है। बट फ्राइंग इट इन ओमेगा 6, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फ्राई करने के लिए तेल का यूज़ करते हैं, और तेल वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करते हैं। जैसे ही हम उस अच्छे से ओमेगा 3 को फ्राई करते हैं, उसकी सारी के सारी न्यूट्रिशंस खराब कर देते हैं, क्यों, ओमेगा 6 अपना में सड़ा हुआ है, हमने पहले पढ़ लिया ना ये। रिच वेजिटेबल ऑयल किल ऑल इट्स गुडनेस, और जितनी भी उसकी अच्छाई होती है ना उसको वो ओमेगा 6 खराब कर देता है। एजिंग ब्रेन, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम तो हमारा दिमाग भी उसका थोड़ी उससे भी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो दिमाग भी बढ़ता है। हैव लो लेवल्स ऑफ थियामिन विच इज कंसनट्रेटेड इन व्हीट जर्म एंड ब्रेन नट्स मीट एंड सेरल्स। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो आपका जो थियामिन नाम का एक इंसुलिन होता है, हार्मोन होता है आपके दिमाग के अंदर, उसका लेवल अपने आप कम हो जाता है। विच इज कंसनट्रेटेड इन व्हीट, जो कहाँ से मिलता है, जो व्हीट के जर्म होते हैं यानी गेहूं के, एंड ब्रान, ब्रान में से चोकर होता है, नट आपके जो होते हैं, मीट होता है, सेरल्स जो अनाज होता है, उससे तुम्हें जो मिलता है वो उसका भी लेवल लो हो जाता है। मोर गुड ब्रेन फूड कम्स फ्रॉम लीवर, मिल्क एंड आलमंड्स। लेकिन जितना दिमाग आपको हेल्दी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, लीवर, मिल्क एंड आलमंड्स आपको वहाँ पर खाने पड़ेंगे, विच आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी। और इसके अंदर क्या होता है, राइबोफ्लेविन नाम का हार्मोन होता है, कुछ होता है राइबोफ्लेविन नाम का जो भी विटामिन वगैरह जो भी है वो, और इसमें बहुत सारी इसमें क्या होता है, आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है। कैरोटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और जो कैरोटीन होता है ना, कैरोटीन नाम का जो पदार्थ होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है वो, ग्रीन लीफी यानी जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना उसके अंदर, जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर। इज आल्सो गुड फॉर जियारेटिक ब्रेन्स, और किसके लिए वो, जियारेटिक ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो इज अ हाई आयरन डाइट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है किसके अंदर, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। इट कैन मेक ओल्ड ब्रेन गैलोप हाइपर एक्टिवली लाइक यंग वंस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपके इसमें इतना सारा आयरन होता है, इतना आपको इतने सारे प्रोटीन विटामिन इसके अंदर होते हैं, जो आपके जो दिमाग होता है ना उसको गैलप कर देता है, हाइपर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे एक जवान यंग व्यक्ति के अंदर जैसा होता है ना, उस बूढ़े दिमाग को भी इतना यंग कर देता है, गैलप करना बहुत फटाफट सरपट एकदम से। आयरन कम्स फ्रॉम ग्रीन्स, और जो आयरन है कहाँ से मिलता है, हम सबको पता है ना, हरी सब्जियों में आयरन होता है, तो हरी सब्जियों से मिलता है। लीवर, शेल फिश, रेड मीट एंड सोयाबीन्स, और कहाँ से मिलता है आपको, लीवर से, शेल फिश से, एंड रेड मीट जो होता है लाल मांस होता है वो, और सोयाबीन से। सीज फूड वेरी हाई इन आयरन, और सीज फूड जो होते हैं, समुद्र वाले फूड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आयरन उनकी मात्रा उनसे हमें प्राप्त होता है। इज एन एक्सीलेंट डाइट सप्लीमेंट, और एक बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपके लिए, आप इसको लेंगे तो आपको आयरन उतना ही ज़्यादा मिलेगा, पौष्टिकता। यानी कि हम डाइट की बात कर रहे थे कि पूरे पैसेज के अंदर सिर्फ डाइट की बात की ना, और डाइट से हम किसको न्यूट्रिएंट कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रेन को, तो ब्रेन और डाइट की बात हो रही है। देखो यही सब इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना यहाँ पर। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रिपोर्टेड इन इट्स May 1995 issued that 30 grams of fish a day could result in a dramatic drop in the chances of acquiring cardiovascular डिसीजेस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1985 मई 1985 में एक इंग्लैंड का जो जर्नल होता है, जर्नल यानी कुछ पत्रिका छपी हुई है, उसके अंदर एक लेख लिखा हुआ आता है, उसमें कहा है जो 30 ग्राम मछली जो एक दिन में लेता है उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। क्या रिजल्ट होता है, जो आपका कार्डियोवास्कुलर होता है ना इसको वो स्वस्थ रखता है। जो आपका कार्डियोवास्कुलर, जो आपकी हृदय से संबंधित चीज़ें, तो ये आपको उस समय क्या करता है, अगर आपने फिश ले लिया एक दिन में 30 ग्राम का, तो वो उसका आपको कार्डियोवास्कुलर को एकदम यंग रखता है, उसकी जो बीमारियां तो उससे दूर करता है। सी फिश पर्टिकुलरली शेल फिश, अब सी फिश में किसी बात हो रही है, ऐसा नहीं है सारे प्राणी उठा खा गए, हर कोई सी मछली खा ली, कुछ भी खा ले, ऐसा नहीं। पर्टिकुलरली किसकी बात हो रही है, शेल फिश की बात हो रही है, क्रैब केकड़े की बात हो रही है, मैकेरल की बात हो रही है, और सार्डिनस की बात हो रही है। आर मोर इफेक्टिव देन रिवराइन फिश। तो ये जो सी फूड है ना, जो रिवर की फिश होती है ना, वो इतनी फायदेमंद नहीं जितनी कि सी फूड खाते हैं लोग बड़े थाईलैंड वगैरह में जाते हैं, गोवा वगैरह में सी फूड बोलता है, वो सी फूड आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। द लाइटर इज मोर वल्नरेबल टू केमिकल एफ्लुएंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है, जो सी फूड होता है ना इसके अंदर क्या होता है, केमिकल को इतना केमिकल इनके अंदर नहीं होता, जबकि रिवर में जो केमिकल वगैरह ज़्यादा होता है, और फिश सब कुछ उनकी पेट में होता है, जबकि सी फूड में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो अपने लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए हम इसका नोट बनाते हैं। ये आपका ठीक है, सबको दिख रहा होगा। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि मैम हम देख नहीं पाते आपकी स्क्रीन पर, अब सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे बता दीजिएगा आप।
देखिए अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर नोट्स ही बनाने हैं सबसे पहले। तो नोट्स बनाने के तरीके बताए, हेडिंग सब हेडिंग, वो तरीका बहुत अच्छा है। देखो उसके अंदर आपको ज़्यादा ग्रामेटिकल में उलझना नहीं होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे अचीव करते हो, मैं वही तरीका आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो पहला जो तरीका था आपका यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग डालना है। हेडिंग पहले नंबर की हेडिंग डालेंगे। देखिए फैट कम्स इन 2 टाइप्स, ओमेगा 3 है ना, तो यहाँ पर फैट की बात हो रही है, तो अबाउट द फैट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखिए फैट 2 टाइप, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर। फिर उसमें फर्स्ट टाइप क्या था आपका, ओमेगा 3, और सेकंड क्या था, ओमेगा 6, ठीक है। ये फैट की बात थी, फैट हो गया ये वाला आपका। सेकंड पॉइंट पर जाएंगे हम इसके, यहाँ पर ये समझ में आ गया, ठीक है। ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलता है, अब इसका दूसरा पॉइंट डाल देंगे हम, 2 टाइप है ना, गुड फैट, गुड एंड रोटन या बैड दोनों कह सकते हैं। तो गुड फैट कौन सा था, आप लिखिए गुड, ओमेगा 3 इज गुड, ओमेगा 3 इज गुड एंड ओमेगा 6 इज रोटन या बैड, दोनों लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पर पहुंच जाएंगे आप। अब कहाँ कहाँ से पाया जाता है ये लिख लें, तो कहाँ कहाँ से पाया जाता है ओमेगा 3 आपको, यहाँ लिखेंगे आप। थर्ड नंबर का बनाएंगे ओमेगा 3, ठीक है। क्या करता है ये, फाइंड इन सी प्लेस, सी फूड से करेंगे इसको, सी फूड, ठीक है। क्या करता है ये, कीप ब्रेन हेल्दी, हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे आप इसका डालेंगे ओमेगा 6, कहाँ से मिलता है आपको, फाइंड इन वेजिटेबल ऑयल, और दूसरा क्या था इसका, वेजिटेबल ऑयल में मिलता है ये, नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना, नॉट गुड फॉर हेल्थ हो जाए ओमेगा 6 आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार हम, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, हाइपर एक्टिव, सो इट कैन डाइट वेजिटेबल्स, फ्रूट, गुड जेनेटिक ब्रांड्स, सम ग्रीन लिवर शेलफिश। ओके ठीक है, इतना ठीक है आपके लिए ये। अब इसको ये देखिए, अब यहाँ पर हो गया ना इतना। तो अब देखिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया आपके हेडिंग, सब हेडिंग हो गई। फिर आपको क्या करना है, इसमें टाइटल लेना है, आपको। टाइटल क्या देंगे आप इसका, डाइट की बात हो रही है और ब्रेन की बात हो रही है ना, पूरी तरीके से डाइट एंड हेल्दी ब्रेन, ये टाइटल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एब्रीवाइजेशन करना है यहाँ पर यूज़। एब्रीवाइजेशन क्या यूज़ किया अपन ने, अब यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, एब्रीवाइजेशन आपने क्या क्या यूज़ किए। बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। एब्रीवाइजेशन क्या क्या यूज़ किया अपन ने, सबसे पहले तो हमने यूज़ किया है ओमेगा का, OMG, ओ माई गॉड, तो ओमेगा लिखेंगे हम इसे, ओमेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या यूज़ किया, फिर उसके लिए नीचे हमने सिर्फ ओमेगा और एक वेजिटेबल, है ना, तो VEG, तो यहाँ पर लिखना है हमें वेजिटेबल, कर लेंगे ना आप इतना। और अगर अब आपको कहा जाए यहाँ पर कि आप इसकी समरी लिखें, तो आप समरी भी लिख सकते हैं, सबको एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं ऐसे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, फर्स्ट one is omega 3 and second is omega 6. Omega 3 is good for the health, but the omega 6 is not good for health, है ना। ये omega 6 destroy the nutrition of omega 3, है ना। फिर उसको कहाँ से, तो omega 3 find in the seafood and it keeps our mind healthy. Omega 6 find in vegetable oil and it is rotten for the, it is rotten oil, है ना। आप ये लिख सकते हैं। अगर समराइज पूछी जाए तो, समरी पूछी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। अब आपका राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट आपका हो चुका है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर पूर्वी, सभी को दिख रहा है, हाँ जी, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, अब आपको हो चुके हैं, यहाँ पर पूर्वी हो चुके हैं। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनखेड़ी के अंदर पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को लिखना है, काय के लिए लिखनी है, फॉर
फुल फी कंसेशन के सब्जेक्ट मिल गया ना हमें, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। देख लीजिए सब्जेक्ट ये बन गया ना। मैंने कहा ना क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है आपको, और अब तो आपकी खुद की हैबिट हो गई होगी कि किस टाइप से आपको बनाया। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी यहाँ पर दिया गया है बानखेड़ी। सब्जेक्ट है एन, इसका ए कैपिटल कर लीजिएगा। एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। सर most respectfully I beg to state that I am a student of class 10th in your school. The financial condition of my family is very bad. My father's monthly is 900. इसको मंथली इनकम करना है। माई फादर्स मंथली इनकम, यहाँ पर इनकम लिख लीजिएगा, ठीक है, इनकम। माई फादर्स मंथली इनकम इज 900. ही हैज़ टू सपोर्ट a family of 6 members. He is not in a good position to pay my fees, but I have a keen interest to get education as I am a brilliant student. Kindly grant me full fee concession. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा सा देख लेना। ये ए नहीं लगाना है आपको और फी लगाना है, फुल फी है FEE, ठीक है। क्या लगाना है? F, मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा फी FEE, ठीक है। आई वुड बी ऑलवेज ओब्लाइज टू यू, थैंक यू सर, योवर्स फेथफुली। नेम क्या था? पूर्वी। डेट डाल देंगे आप 12 जनवरी 2024 डाल दिया है मैंने। अब आगे आपकी मर्जी, आप क्या डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब यहाँ पर आप 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं आप। और मान लो कोई अलग से भी उन्होंने दे दिया आपको टॉपिक, तो अब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप कंडीशन सिचुएशन समझ के यहाँ पर बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए अभी भी आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और आ रहा है, तो मुझे जल्दी से एक थम्स अप भेज दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको पता, आपको मज़ा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया जरूर कीजिए कि मैम हमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है। कि जो बच्चे मुझे पर्सनली मिलते हो तो मुझसे पर्सनली बात कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मैं जानती नहीं हूँ तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो मुझसे जुड़े हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि हमें इसे और डिटेल में पढ़ना है और हम ऐसा और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको डालने की जरूरत ही नहीं। मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपके इसी में से ही बैठेंगे और आपको प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है। हमें ना तो वीडियो को स्किप करना है ना क्वेश्चन को स्किप करना है। चाहे आपके यहाँ पे रेगुलर वही एप्लीकेशन लेटर आ रहे हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। कुछ ना कुछ आपको देखने को इसमें मिलेगा ही। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में आने वाला है लेटर। या तो आप लेटर को तैयार करेंगे या फिर आप एप्लीकेशन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर है, यू आर दीपक पटेल, रेजिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार भोपाल। यानी कि आप दीपक पटेल हैं और कहाँ, यहाँ पर देखो उसने एड्रेस दे दिया। रेजिडेंट मीन्स कहाँ पर रहते हैं आप? 50C पुष्पा विहार भोपाल के अंदर रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। आपको अपनी बहन की शादी में उसको इनवाइट करना है। किसको? आपके फ्रेंड को। फ्रेंड का नाम यहाँ नहीं दे रखा है तो फ्रेंड हम किसी को भी बना लेंगे, लेकिन खुद का नाम दीपक पटेल ही रखना है, ठीक है ना। आपका एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर लिखना है। आप सेंडर से एड्रेस सबसे ऊपर लिखते हैं आप, और उसके साथ में आपको क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड से लिखना है। तो 50C पुष्पा विहार भोपाल, ऐसा कैसा लिख दो। देखो 50C है, फिर कोमा है तो आपने कोमा लगा दिया। पुष्पा विहार का P कैपिटल है, विहार का V कैपिटल, आपने वैसा ही कर दिया। फिर कोमा है, आपने कोमा लगा दिया। स्टेट का नाम है यहाँ पर वो भोपाल, हमने यहाँ पर लिख दिया। स्टेट का नाम नहीं, आपकी कैपिटल का नाम जो भी है, जहाँ पर भी आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जिसका भी नाम यहाँ पर रखा, भी रेजिडेंसी का नेम है यहाँ पर, तो भोपाल हमने लिख दिया। डेट डालनी है जस्ट नीचे 25 जनवरी 2024 मैंने यहाँ पर डाली है। डियर रानी, माई डियर फ्रेंड या माई डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने दोस्त को बुलाना। हाउ आर यू? I hope you are doing well. I am writing this letter to share this joy with you. I am happy to inform you that my sister's marriage ceremony is fixed. The wedding is on March 2024. I invite you to join the ceremony with your family. I have also invited some other friends, but I want your presence in the wedding ceremony. No excuses from your side will be accepted. I look forward to that day. And so do you. Please be sure to come. I am waiting for you to come. Convey my regards to your parents. Your truly friends, दीपक पटेल। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चाहिएगा आप, ताकि ये चीज़ें क्या है, स्क्रीनशॉट ले और लिखते भी जाए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है ये। क्योंकि आपको ऐसा है कि ये चीज़ें तो क्या आप 12th तक पढ़े तब भी काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि आप यहीं पढ़ रहे हो और यही काम आएगी। आपको 12th तक की चीज़ें आपको लेकर जाने वाली है, आपको हमेशा आगे रखने वाली है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक द फॉलोइंग टॉपिक्स इज इन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी कि आपको 150 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। पहला हमने एन इंडियन फेस्टिवल में आपको बता चुकी हूँ, ट्रीज आर ग्रीन गॉड, इसके बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री मैंने पढ़ाया है आपको। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन टीचिंग ये बहुत ज़्यादा अभी क्या है ना, सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है बाहर, तो यहाँ पर इनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो टॉपिक आप क्लियर करके ही चलिएगा। जिससे वंडर ऑफ साइंस काफ़ी सालों से चले आ रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हमें अभी ये सोच कर नहीं लेना कि वंडर ऑफ साइंस ही मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ भी मिल सकता है। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो एमपी बोर्ड की नज़र में, ठीक है, और मेरी नज़र में भी। तो यहाँ पर देखिए टाइटल दे दिया हमने, द मार्वलस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइड। अब हम सीधी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी डाल सकते हैं, टाइटल कैसे भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने अलग टाइटल इसलिए दिया, हो सकता है कभी आपको इस टाइप से भी मिले तो आप कंफ्यूज ना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ही बात यहाँ पर करनी है। इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, कम्युनिकेशन दे दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, उसके बाद में फिर वर्क एंड एजुकेशन दे दिया और हेल्थ केयर दे दिया। देखिए यार कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कहाँ पर कम्युनिकेशन है कि जो आप बात करते हैं वहाँ पर क्या यूज़ है, वर्क और एजुकेशन में क्या यूज़ है, हेल्थ के लिए यहाँ पर क्या यूज़ है। और नेक्स्ट पर जाते हैं एंटरटेनमेंट में। आज यहाँ पर एंटरटेनमेंट के अंदर आपकी क्या टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, थोड़ा सा ये भी आपको देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ है, स्मार्ट होम्स, आपका जो होम्स आज स्मार्ट हो गए कि आपने रिमोट से लाइट चालू कर रहे हैं, आप चुटकियों में वो आपकी एलेक्सा आजकल लाइट चालू बंद कर रही है, गाने गवा रही है। तो कहाँ कहाँ पर इसके कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वो यहाँ पे बता देना है आपको। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यहाँ पे जो प्रकृति के बारे में क्या चीज़ें हो रही है, और फिर साथ में कंक्लूजन कि आपने सब कुछ पढ़ा, उसका एंड में क्या सारांश निकल रहा है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऐसे की ही ऑप्शन में आपको पैराग्राफ मिलने वाला है। तो पैराग्राफ को देखेंगे हम। ओके, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 150 वर्ड्स। देखिए इसमें 150 वर्ड्स में तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कर लीजिएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड वैल्यू। जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड वैल्यू मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है हमें सबको पता है, क्योंकि आज ही हम इंग्लिश को ही पढ़ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस की अहमियत क्या है वो हमें पता है अच्छे से। तो इसको आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये चीज़ें, मैंने कहा है ना, मैं सिर्फ आपके लिए वही चीज़ें लेकर आ रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने वो सब चीज़ें, तो आप सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम यहाँ पर आपके। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बिल्कुल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर गाइड। यहाँ पर पिक्चर दे रखी होती है, आपको उस पिक्चर को देखकर यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, हेल्दी लाइफ, ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये 5 टॉपिक से मिलकर आप आराम से एक पैराग्राफ बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से बना दिया है यहाँ पर। आप अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता तो आप पिक्चर देखकर ही बनाएंगे। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा उन्होंने क्या किया था, बोर्ड एग्जामिनर ने आपको वहाँ क्या दे दिया था, एक सन दे दिया, एक आपको ऐसे माउंटेन्स दे दिए हैं, एक सन दे दिया है। ये पिक्चर जो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं ना, वो पिक्चर उन्होंने वहाँ पर दे दी थी। अब इसको मैं क्या ही बताऊँगी आपको। वहाँ एक रिवर दे दिया, एक झोपड़ा बना दिया, और कह दिया कि आप इस पर बनाइए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेचर के बारे में बात कर रखा है, तो नेचर के बारे में हम यहाँ पर बता देंगे, है ना। तो नेचर से हमें क्या क्या फ़ायदा है, नेचर में रहने से क्या, तो ये सब चीज़ें जो हमें लगता है वो हम लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपको ये 5 सेंटेंस बना लेंगे आप इससे, और 5 सेंटेंस काफ़ी है आपकी इस पैराग्राफ को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्या है जो हेल्दी लाइफ के लिए जो भी है, आप ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको देख लें और फिर इसके हिसाब से आप बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए हमारा सी सेक्शन है, इसको हम पेपर से लेंगे। इसको पेपर से इसलिए लेंगे ताकि इससे आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि आंसर दिख जाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आने वाला है इसको सोल्व करने में, है ना। ग्रामर पोर्शन तो सबका फेवरेट है, जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो तो ग्रामर पोर्शन मज़ा आता है करने में, ठीक है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक के पहला, आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे सम मेनी क्या आने वाला है बताइए मुझे। ये नेगेटिव में है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आता है आपको अच्छे से पता है। लिखते जाए, मार्किंग करते जाए अपने साथ साथ में। ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड क्या है, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा। आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर इफ़ के साथ में कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ दे रखा है, साथ में हैड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आगे वाले में, आप बता चुकी हूँ मैं कंडीशनल सेंटेंस पहले। आपको फिर भी अगर उसके बारे में मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर बताइए, ताकि सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है, उसको मैं जल्दी से क्लियर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी कमेंट की ज़रूरत है, लाइक की ज़रूरत है, शेयर की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। द अर्थ
मूव्स अराउंड या मूविंग अराउंड या क्यों आने वाला है ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन लोकल रेडियो चैनल, तो यहाँ पर देख लेंगे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब क्योंकि के लिए आप क्या लगाते हैं, सो बिकॉज ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो यहाँ पर आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। कौन सा रिलेटिव क्लॉज आएगा यहाँ पर वो आप बताएंगे। चलिए तो देखते हैं इसके आंसर, आप सभी ने लिख लिए होंगे। ओके तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आई हैवंट ब्रॉट मिल्क टुडे, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि अगर नेगेटिव में है और इंटरोगेटिव में तो आप एनी का यूज करेंगे। सम का यूज कब कर सकते हैं, जब प्रोबेबिलिटी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं उससे, तो आप सम का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एनी का यूज हुआ है क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट कैसा नेगेटिव है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ ही आने वाली है। आई वुड, यहाँ पर वुड का यूज हुआ है इफ आई हैड मनी। ठीक है, यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। अगला है द अर्थ मूव्स, यहाँ पर मूव्स का यूज हुआ है क्यों, क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनता है। किस में बनता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनता है, जबकि वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रखी होती है। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पर आप ये से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विल का यूज़ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हेड जो है ना आपकी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वुड क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इफ़ के साथ में हेड होगा तो यहाँ पर वुड है होगा, लेकिन कब होगा वो, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हेड यहाँ पर हैज़, हैव ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड हेड होती है और थर्ड भी हेड होती है। और मान लो अगर ये थर्ड फॉर्म होती है ना तो इसके साथ में हैज़ होता। ठीक है, अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेड दे रखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर वुड। अदरवाइज अगर यहाँ पर हेड के साथ में कोई वर्ब लगा हुआ होता ना तो हम यहाँ पर वुड हैव का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बनता है, आपको मैंने बता रखा है। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हिज ब्रदर इज एन आरजे, द वही सेम कंडीशन में वोवल साउंड है आरजे का। आर का क्या साउंड है, आर से निकल रहा है ना, तो आ एक वोवल है, वोवल साउंड है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एन। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज करेंगे। सो का मतलब होता है इसलिए, एन का मतलब होता है और। ही नोज द बॉय, वह जानता है, द बॉय है ना, द बॉय के लिए हम हु का यूज करेंगे क्यों लड़का है, इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। कोई प्लेस होता तो वेयर कर लेते, कोई जीव वगैरह होता तो विच का यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम डू एस डायरेक्ट के अंदर। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर ही लेकर जाऊंगी, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे आप। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो वेरी की जगह पर सो का यूज कर लेंगे, इसको कनेक्ट करके दैट कर देंगे। ये मैं आपको पहले बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। शी डज हर वर्क, यहाँ पर इनटू नेगेटिव में चेंज करना है आपको। डज हर वर्क है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि मैंने आज ही आपको समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर वर्ब है। शी लिव्ड इन शिवपुरी, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब हाइड है, डिड हेल्पिंग वर्ब। इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो यहाँ पर अनलेस का यूज करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ जहाँ पर अनलेस का यूज हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, डोंट हट जाता है। ये चीज़ें तो रट चुके हैं, रटा गई होगी दिमाग के अंदर। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कौन सा सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं। नोट का यूज नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है। नेक्स्ट शी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते तो क्या होता है, वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और करना क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है और बी बाय के द्वारा शी को पीछे लेकर आ जाना है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको किस में चेंज करना है आपको, पास्ट परफेक्ट में। जबकि ये काय में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है कि आपको हैव की जगह पे हेड का यूज करना है, पूरा पूरा वैसा वैसा ही लिखना है। तो चलिए जल्दी से हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो हियर इज आंसर ऑन योर फोन। ओके देखिए फर्स्ट है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। नेक्स्ट है शी डज हर वर्क, नाउ चेंज इट टू नेगेटिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या डज छपी हुई है ना, तो शी डज नॉट डू हर वर्क।
नेक्स्ट शी लिव्ड इन शिवपुरी, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस इधर यहाँ पर डिड हाइड है तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, जब जैसे डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, अगर आप नहीं टाइम पर आएंगे, रेगुलरली स्कूल नहीं आएंगे तो आप आपका लेसन कैसे याद करेंगे, आप रेगुलर में क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनलेस इफ को तो आप मिस कर ही जाएंगे। तो मिस नहीं करना तो मेरी क्लास को ज्वाइन करते जाइए और बने रहे मेरे साथ में। तो अनलेस इफ की जगह पर अनलेस को यूज कर दिया, अनलेस यू डोंट हट जाएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वांट टू लर्न योर लेसन। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट शी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, तो पिक्चर यानी कि ये कहा है मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, सॉरी मैं यहाँ से लिखती हूँ है ना, पेन से लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। इस ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को मैं एक्टिव कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट आगे कर दिया, बिल्कुल मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट आगे। तो ए पिक्चर हो गया, ए पिक्चर। हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज वर है, तो वाज के सामने वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन मैंने आपको बताना था अगर मैं वाज के सामने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दूँ तो मैम फिर पैसिव कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, इस अला वाला को बी के ऊपर डाल दो, वाज बीइंग ड्रॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है यहाँ पर, तो वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, शी का हर हो जाता है ना तो बाय हर हो जाएगा, सभी का सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर आपको क्या किसमें, यहाँ पर दे रखा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और आपको करना है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो देखो दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो हैव को हेड में चेंज कर दो, पूरा प्रोग्रेस फॉर्मेशन में कोई चेंज आता ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या होगा, आपका फेवरेट, हियर इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द पेपर, द टेक्स्ट बुक, रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। क्यों, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। क्या मैं इसको क्वेश्चन पेपर पर लेके जाऊँ या आंसर शीट पर ही, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, आंसर शीट पे तो आओगे आप बाद में, पहले हम क्वेश्चन पेपर पर चले जाते हैं। तो यह रहा आपका डी सेक्शन टेक्स्ट बुक का, आप टिक कर लें। उसके बाद तो हमें क्वेश्चंस के आंसर तो लेके जाना ही आंसर शीट पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ, वहाँ पर क्या बोल रहा था वो लेंचो अपने बच्चों से कि जो वहाँ पर रेनड्रॉप होने वाला, जो बड़ा रेनड्रॉप होगा वो 10 न्यू कॉइन से उसने कंपेयर किया था और उसको 10 सेंट का माना था और छोटे वाले को 5 सेंट का। तो जो लार्ज रेनड्रॉप था उससे उसने किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या स्टोन से, जी बिल्कुल न्यू कॉइन से। व्हाई डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, यहाँ पर जो ऑपरेशन की ओके पॉवर्टी से था, रिचनेस से था, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर से था या फ्रीडम से था, ठीक है। What food did the seagull's mother get for it? क्या फूड था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये वाला। What did the women in the aeroplane think that the otter was? वो एरोप्लेन की हेयर होस्टेस थी, उस ओटर के बारे में क्या सोची थी, a dog, an otter, a rat और a seal। ये सील भी आपने देखा ना, ओटर के जैसे दिखता है, समुद्र में मिलता है ये। इसके हम आंसर देख लेते हैं, ओके आंसर देखते हैं। फर्स्ट में किस किसने पर्ल किया है, पर्ल था उसके अंदर। What does depth of operation create, height of characters, ठीक है। What food did the seagull's mother get for it? It's a fish. What did the women in the aeroplane think that the otter was a rat? वो क्या सोची थी इसके अंदर रेट है जबकि वो ओटर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपको पढ़ना है पैराग्राफ। क्या पढ़ना है यहाँ पर, पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब एक्सट्रैक्ट है, ये आपके प्रोज से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है, देखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट, देखिए पेपर और पेशेंस की बात हो रही है कि आप यहाँ पर दिमाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि यहाँ पर जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था किसके बारे में है, एनी फ्रैंक की बात हो रही है क्या। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, है ना। अभी एनी फ्रैंक का जब भी आप सर्च करेंगे तो उसका वही वाला फोटो होगा, उसकी चीन पर उसका हैंड लगा हुआ है ऐसे। बोर्ड एंड लिस्टलेस, काफ़ी बोरिंग महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, इधर उधर भटक रही थी, बाहर जाऊँ या अंदर घूमूँ ऐसा करके। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और तो वो एक जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर वो बहुत गहरी ब्रूडिंग का मतलब गहरी सोच में चली जाती है। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो कहती है हाँ वो घूम रही है लेकिन पेपर के अंदर पेशेंस से पेपर अपनी जगह पर ही रखा हुआ है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक जनरल ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी,
तो वहाँ पर बोल रही है कि हाँ वो ऐसा नहीं था कि वो अपनी डायरी में हर किसी को पढ़ने थे, तो वहाँ पर उस स्टिफ वाला जो सख्त होती है ना, कड़क वाला, उस डायरी को बोल रही है वो, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जबकि वो क्या उसको हमेशा एक अच्छा सच्चा मित्र चाहिए था, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर वो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था कि वहाँ पर दोस्त तो नहीं मिला, तो डायरी एज अ फ्रेंड वहाँ पर काम कर रही है उसके लिए। तो पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो कहाँ से लिया गया है ये, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, हु हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल, यस फर्स्ट लाइन में पेपर हैज़ द मोर पेशेंस। विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर ऑफ द ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब थॉटफुल, बहुत ज़्यादा सोचना, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये 3 क्वेश्चन आए और तीनों के आंसर आपको बन गए होंगे और आपका ये तीनों ही आंसर एकदम सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एंड दिस इज कम फ्रॉम योर poetry section. Okay. Read the following extract carefully and answer the questions given below. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Next repeat हुआ है और यहाँ पर बताया है कि ट्री आपको किससे कंपेयर किया गया है, विमन से। Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now. Its crown of the tallest oak. पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोएम, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम विच पॉम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल द ट्री से लिया गया है। ये पिछली बार पूछा है ये वाला पैसेज, यानी कि ट्री का, तो आपको ऐसा जो क्या बोलते हैं सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से याद कर लीजिए तीनों का, तो द ट्री का और फायर एंड आइस का, डस्ट एंड स्नो का। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन, लाइक वर्ड जहाँ पर आएगा, बताया था ना, लाइक वर्ड जहाँ आएगा, एज वर्ड जहाँ आएगा, सच वर्ड जहाँ आएगा, सच SUCH सच वर्ड जहाँ आएगा वहाँ पर आपको क्या होगी, सिमिली होगी। अगर द मून इज ब्रोकन मिरर, है ना, तो फिर यहाँ लाइक नहीं होता, फिर यहाँ मेटाफर हो जाता। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, ये सेम पूरा पूरा रिपीट हो चुका है, हमने कल ही इसको किया है अच्छे से। तो फॉरवर्ड का क्या है, बैकवर्ड है। यहाँ तो ये सभी से बन गया, और फिर हमने कल ही किया था इसे। नेक्स्ट है ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया है हमने और हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेटर, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। क्वेश्चन रिपीट है, द पोस्टमैन इन द स्टोरी वाज अ काइंड मैन, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय लेटर्स फेथ इन गॉड, ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, सो ही कलेक्टेड मनी एंड साइन द लेटर गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट आइडियल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या नेल्सन मंडेला क्या सेट किया जाता है, क्या यहाँ पर क्या चीज़ें वहाँ पर बता दी गई थी जो फ्यूचर था साउथ अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ द liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. Why is Kurg compared to heaven? Because of its natural beauty. Kurg is often referred to as a small piece of heaven because its natural beauty of its evergreen forest, rolling hills, coffee plantation and species. Next, why the author named Maxwell's otter? So Misville, the narrator's otter, belonged to an unknown race of otters that was later christened by geologists as Litoral Perspicillata and Perspicillata Maxwell. है ना, मैं बहुत कंफ्यूज जाती हूँ Perspicillata को पढ़ने में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? So the sight of the bus that traveled between her village and the nearest town was the source of unending joy for Wali. Her strongest desire was to ride on the bus. How did Gautam Buddha help Kisa Gotami to understand that death is a part of one's life? The Buddha asked Kisa Gotami to bring a handful of mustard seeds from a house where no one had died. She couldn't find such a house. Why did Lomo go to the house of Shukbo? Lomo came to the Shukbo house to ask him for the hand of his daughter Natalia in marriage. यानी कि शादी के लिए जाता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या वहाँ पर हो जाता है उस टाइम पे। काफ़ी ड्रामेटिक है ये, ड्रामे था, ड्रामेटिक तो होना ही था। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स. हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो?
He has presented nature as setting that has a positive emotional impact on an individual. The hemlock tree symbolizes sorrow, while snow and crow symbolize joy. ठीक है. Next, why did custard cry for a nice safe cage? Why the dragon is called cowardly dragon? Custard cried for a nice safe cage because he was a coward. He is called a cowardly dragon because dragons are meant to be fierce and brave. But Custard was not brave. Next question है आपका, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? The poet says I will not intrude on him because he wants the boy to learn the meaning of loss on his own. He does not offer him money to buy another ball because he wants him to understand that money can't bring back to lost thing. वो बताना चाहता था यहाँ पर मनी जो है आपकी खोई हुई चीज़ों को भी वापस नहीं लाकर दे सकती है. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी कहाँ से आएगा? फुटप्रिंट्स आया. Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in the hospital soon? Tricky was tottering slowly in the house. He was not eating anything, not even his favorite dishes. What story did the lady tell Horace Derby to get the jewels? She told him that her jewels were lying in the safe, which she needed at once. At once, she also told that she had forgotten the numbers to open the safe. Next है आपका, how do you assess Griffin as a scientist? Griffin was indeed a lawless, eccentric and selfish person as well as a scientist because he had used his study for unconventional method and created problems for others rather than helping them. ठीक है. अगला है, Wally in the lesson madam writes the bus learn a lot from others. Mention the traits of her character which help her to learn from her surrounding. Wally had many traits such as confidence, self-reliance, self-respect and courage. On the bus journey, Wally acted confidently and behaved maturely. She did not consider herself to be any less than an adult. She was focused on fulfilling her dream and did not get tempted to go outside to the bus and explore the town when the bus reached the town. Thus, the bus journey made her learn a lot of things. तो यहाँ पर क्या था, कुछ भी चीज़ उसको आकर्षित नहीं करी थी, बस उसको बस राइड करनी थी, उसने कर ली. उसके बाद वो नीचे भी नहीं उतरी, कुछ खाने के लिए भी नहीं गई. यहाँ तक कि उससे जब कहा गया उस कंडक्टर के द्वारा कि मैं तुझे कुछ लाने को ला के दे देता हूँ, लेकिन उसमें वो एग्री नहीं थी. उसमें सेल्फ रिलायंस थी, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें काफ़ी. अगला है उसके ऑप्शन में, बेकिंग वाज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज. एक्सप्लेन. Baking was considered an important and profitable profession in the traditional Goa village. Marriage gifts were meaningless without the sweet bread known as the ball. The parties, the festival were considered incomplete without bread. Cakes and bolinhas were must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village was absolutely essential. 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका. नंबर का है, according to Frost, what are two different views about the end of the world? The poet provides and deals with two possible causes for the end of the world. He points more towards the emotional and sentimental sides of the issues. As for him, fire denotes deep passion and burning desire, while ice is highlighted for its icy cold and hatred side of the emotions. He favors both the arguments and says that either the deep burning passion or the cold hatred and jealousy factor will push the people to walk on the path of destructions. Next इसके आपको देखिए यहाँ पर तीन और भी दिया गया है. What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? The tiger is a proud creature. It is a shame that such a powerful, agile and wild animal should be caged in a zoo. In his natural and wild habitat, he doesn't need the help of any kind to hunt its own food. His hunting of deer at the waterhole may seem rather cruel. He hunts not for pleasure but for food. His presence in the natural habitat is necessary to maintain the balance of food chain. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट. How did
Bholly's teacher played an important role in changing the course of her life. Bholly's teachers played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. She encouraged Bholly every time and was affectionate towards her. She asked Bholly to put aside her fear of not being able to speak properly. She provided her much needed sympathy, kindness, attention, and love. जो टीचर था उसको किस प्रकार से पैम्पर करता था, सारी चीज़ इसमें बताई गई है. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम अ विजिबल? इन द इनविजिबल मैन ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लीप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर for keeping warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. The clothes made him visible to the shop assistant when the shop opened in the morning. तो ऐसा होता है ना कि वो क्या होता है, जैसे कब वो इनविजिबल होता था उसको अपने पूरे कपड़े उतारने पड़ते थे, तो जहाँ कपड़े होते थे वहीं पर वो दिखता था. तो बेचारा ठंड का टाइम था, जनवरी का टाइम था, तो पूरा निर्वस्त्र था. तो उसने क्या करा, जब शॉप बंद, स्टोर बंद हो रहा था, वो उसके अंदर एंटर कर गया और जैसे सब लोग बाहर चले गए तो उसने वहाँ पर कंबल जो कपड़े वगैरह थे सब अपने ऊपर डाल लिए. लेकिन उसकी नींद काफ़ी गहरी लगे, उसको खाना वाना भी अच्छे से खा लिया था, उसे गहरी नींद लगे. सवेरे स्टोर के जो नौकर आने से पहले वो उठ नहीं पाया, तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया था. तो यहाँ पर ये था, वो फर्स्ट बार विजिबल उस टाइम पे हुआ था. तो बच्चों, आपको ये बहुत वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा इसको सॉल्व करने में, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ में. तब तक के लिए बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द ऑल ERC टीम, एजुकेशन रिसर्च सेंटर. और बने रहिए हमारे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टिल देन बाय बाय.